बनाना वगैरह बाय करो तो मेक श्योर करना कि वो येलो ग्रीन हो, येलो ब्लैक ना हो। यस सर। ठीक है। ओके सर। तो बनाना तब खरीदने हैं जब वो 40 रुपए दर्जन होते हैं, 40-50 रुपए, तब नहीं खरीद के लेके आने जब वो 20 रुपए रह जाते हैं। ठीक है, सस्ते मिल रहे थे ले लिए भाई। कॉस्ट ठीक है कटिंग। सर। और ओमकार कैसे हो? हेलो। बढ़िया। विद्युत आपका क्या रहा फिर, घर में करा चेंजेस कुछ डाइट में या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में घर में, या कुछ भी ऐसी चीज? सर थोड़ा सा कार्ब्स बढ़ाई सर। थोड़ा सा कार्ब्स बढ़ाए, और कार्ब्स डाइट अच्छी में। क्वालिटी वाले बढ़ाए ना, दूसरे तो नहीं बढ़ाए? नहीं सर, अच्छी क्वालिटी वाली। वेरी गुड। चलो आज एक और सप्लीमेंट, एक और चीज के बारे में शुरू करते हैं। वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू चलता रहता है, इसके बारे में बहुत सुना है। ये है हमारे लिपिड्स, यानी कि हमारी फैट्स वगैरह, है ना। गुड फैट। कहा जाता है कि जब आप अपनी डाइट में गुड फैट्स वगैरह ऐड ऑन करते हो तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बैड फैट जो होता है वो कट डाउन हो जाता है। सही है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। या कोई बिगिनर होता है ना, कोई बिगिनर आपके पास है, आपने उसको डाइट प्लान बना के दे दिया, आपने कहा अरे सर आपकी डाइट में ना फैट ऐड करो, वो घबरा जाते हैं, अरे फैट ऐड करें, फैट ही तो कम करने आए हैं, फैट ही ऐड करेंगे। समझ रहे हो। तो ये फैट वो फैट नहीं है। आज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, दोनों ही बढ़िया है। एक है आपका फैट कैसे ऐड करना है, दूसरा आपके इंपॉर्टेंट नोट होगा आपका डाइटरी फाइबर। फिर आपके ये चार चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी फाइबर। ठीक है। फिर आप अपनी डाइट में उसको एडजस्ट करना शुरू कर देना। अभी आपको पता चल गया कि जी कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, प्रोटीन की कैसे हम इवेल्युएशन देखते हैं, रिक्वायरमेंट कैसे देखते हैं। आज आपको पता चल जाएगा फैट्स, और कैसे आप अपने डाइटरी फाइबर को एडजस्ट करते हो। कल से आप अपनी डाइट में उसको चेंज करते रहना। ठीक है, आपको जो भी चीज लगे कम ज्यादा हो रही है, उसका पोर्शन एडजस्ट करना शुरू कर देना। चलो सबसे पहले हम आते हैं फैट्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। जो हमारे लिपिड्स होते हैं उनके अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सेम अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर्स जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स की तरह होते हैं। अब सारे के सारे जो भी फूड होते हैं ना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं इन केमिकल फॉर्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ब्रेक डाउन होता है तब। तो फैट्स के भी एक अलग केमिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। फैट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने पहले डिवाइड करा है ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राई है तो आपको पता चल गया कि जी तीन फैटी एसिड की चेन है, साथ में एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल। ठीक है, वो मिलके ट्राइग्लिसराइड बनाता है। और फैटी एसिड्स आगे सब क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब कम से कम आपने हर रोज अपनी डाइट में 20% टोटल कैलोरीज में फैट्स को कंज्यूम करना है। उस 20% आपकी टोटल कैलोरीज में 80% हिस्सा आपका अनसैचुरेटेड फैट का आना चाहिए, 20% सैचुरेटेड का। मान लो आपकी 2000 कैलोरीज का बीएमआई आया, बीएमआर आया है। 2000 कैलोरीज का 20% हिस्सा कितना हुआ? 200। हाँ जी गाइस, 2000 कैलोरीज का 20% इतना हुआ अपना 400 कैलोरीज। 400 सर। अब इन 400 कैलोरीज में 80% हमें चाहिए अनसैचुरेटेड फैट और 20% हमें सैचुरेटेड फैट। अब 400 को जब आप करोगे, 400 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 320 कैलोरीज हमें चाहिए गुड फैट से, अनसैचुरेटेड फैट से। और 80 कैलोरीज हम अफोर्ड कर सकते हैं सैचुरेटेड फैट से। 320 हम्म। डिवाइड बाय 9, यानी कि 35 ग्राम हमें चाहिए सैचुरेटेड फैट, और सिर्फ 9 ग्राम हमें चाहिए सैचुरेटेड फैट, और 35 हमें चाहिए अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है। तो ऐसे हमें ये ज्यादा चाहिए होता है। सैचुरेटेड फैट हमें सिर्फ इस वजह से चाहिए
कि हमारी जो आर्टरीज वगैरह है वो लिब्रिकेट रहे, दैट्स इट। अनसैचुरेटेड फैट हमें बहुत सारे रीजंस की वजह से चाहिए होती है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में डिफरेंस होता है उनके केमिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज में। अनसैचुरेटेड फैट हमें सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में मिलती है ना। जैसे कि आपका बटर वगैरह हो गया, वो सॉलिड होता है। वो होता किस वजह से है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी कार्बन एटम का डबल बॉन्ड नहीं होता, और वो क्लोजली पैक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है। अब अनसैचुरेटेड फैट में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा जो कार्बन बॉन्ड होते हैं वो पैक होते हैं डबल बॉन्ड कार्बन के, तो वो टाइटली पैक नहीं होते, उनमें कार्बन बॉन्ड आ जाता है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहते हैं, जैसे हमारा ऑलिव ऑयल। ठीक है। तो मेन इनका क्या काम रहता है ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह का, ये आपको स्टोर्ड होके एनर्जी देते हैं, इंसुलेशन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं आपके ऑर्गन्स को। यानी ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं ना, जैसे हमारे एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड्स वगैरह हो गए। फिर आ जाते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स। ये होते तो ट्राइग्लिसराइड जैसे हैं, पर ये ट्राइग्लिसराइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका जो होता है, एक फैटी एसिड का जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है। और इस फॉस्फोलिपिड का काम रहता है आपके सेल मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर बनाना, उसको फोमिंग करना, और सेल को बायलेयर करना, ताकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंशिएट रहे। ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो ऐसी एक लेयर बना देता है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से दूर रहता है। तो ये हमारे सेल की प्रोलॉन्गटिविटी के लिए बहुत बेटर रहता है। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सारे के सारे मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करता है एक्चुअली। तो फैट हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी देता है हमारे सेल्स को। अब फंक्शंस क्या रहते हैं हमारी बॉडी में फैट्स के? सबसे पहला, एनर्जी स्टोर रहता है, जैसे कि मैंने बताया ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह एनर्जी स्टोर करते हैं आपकी बॉडी में। और आपको शायद पता ही है, जिनको नहीं पता वो आज पता चल जाएगा, कि 1 ग्राम का फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं, जो कि ऑलमोस्ट ट्वाइस दी एनर्जी होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से। ट्राइग्लिसराइड आपके एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहते हैं, सो आप उनको यूज करते हो, उनकी एनर्जी जब भी आपको जरूरत होती है, मोबिलाइज करते हैं आपकी एनर्जी। और फिर जैसे मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती है फैट, कौन सी फैट? फॉस्फोलिपिड्स। यानी कि ट्राइग्लिसराइड आपको एनर्जी देते हैं और फॉस्फोलिपिड्स आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज देते हैं, स्ट्रक्चरल करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन्स को, और कोलेस्ट्रॉल को ड्राइव करते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर ना, फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी रखते हैं। फिर ये आपके इंसुलेशन का भी काम करते हैं। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो स्टोर ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी को इंसुलेट रखते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है। अब कई बंदे ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ड्राई रहती है, या जिनको सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी लगती है ना, स्कैल्प वगैरह ड्राई रहती है, हाथ पैर ड्राई रहते हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स कंज्यूम नहीं करते होते बॉडी में। क्लियर? और इसके बिना हमारे जो ये लिपिड्स वगैरह है, कुछ स्ट्रॉयल होते हैं, और कुछ स्ट्रॉयल लिपिड्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? एनाबॉलिक हार्मोन्स को ड्राइव करते हैं, है ना। जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया फीमेल में। और आपको पता ही होगा, जितने भी ये वाइटामिन्स होते हैं, कुछ ए, डी, ई और के, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो आपकी बॉडी में तभी काम कर पाते हैं जब आपके लिपिड्स प्रोफाइल अच्छा रहता है। तो आप फैट रिच डाइट जब आप कंज्यूम करते हो, तब ये वाइटामिन्स भी काम बढ़िया करते हैं। और फैट्स आपके ब्रेन के सिग्नलिंग के लिए भी बढ़िया रहता है। केटोजेनिक डाइट के बारे में किसी ने सुना है? बचपन में आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स आपको एग्जामिनेशन डेज के नजदीक आपको बादाम खिलाते थे, कहते थे दिमाग चलेगा, है ना। तो एक्चुअली बादाम को एसोसिएट करे जाता है कि दिमाग चलता है। वो आधा सच है आधा झूठा। लॉजिक इसके पीछे ये कहता है कि उसके अंदर गुड फैट होती है, और जब आप गुड फैट को कंज्यूम करते हैं तो आपके जो लिवर में से कीटोन्स जनरेट होते हैं, फैट जब
मेटाबोलाइज होती है ना, वो कीटोन्स जनरेट करती है। कीटोन्स आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट रहता है। आपके ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है कीटोन से। शायद आपको पता नहीं होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो स्पेशल केसेस होते हैं ना, जिनको ब्रेन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, या वो बंदे जिनको फिट्स वगैरह आते हैं, मिर्गी के दौरे, तो उनको फैट रिच डाइट देते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन। तो फैट इतनी जरूरी होती है हमारे लिए। हम जितनी फैट, बढ़िया फैट कंज्यूम करते हैं, हमारा ब्रेन बढ़िया काम करता है और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बॉडी के अंदर किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन नहीं रहती, ना ही आपके ब्रेन में, ना ही आपकी बॉडी में। और दूसरा, जब आप फैट्स को कंज्यूम करते हो तो ये आपके बॉडी के अंदर आपके सेल्स को ना वाटर प्रूफिंग का काम करता है, जिसकी वजह से क्या कहता है, बॉडी में से हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, हाइड्रोलिसिस होते हैं, वो बॉडी इसको धकेल देती है बाहर। यानी कि आपके सेल्स डैमेज नहीं होते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं एक लोहे की रॉड को ना उस एरिया पे रखूं जहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस लोहे की रॉड को जंग लग जाएगा। बट अगर मैं वही लोहे की रॉड को एक पेंट, बढ़िया पेंट की लेयर बना के बाहर लगाऊं, तो क्या उसमें जंग लगेगा लोहे के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे होते हैं, सेल्स के ऊपर जब हमारी बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं ना, ये हमारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम तभी यूज करते हैं, तो फैट वही काम करती है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये उनको वाटर प्रूफिंग ही कर देती है सेल्स को, कि जी डैमेज ही नहीं होंगे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ। दूसरा, जब फैट टर्न्स टू कीटोन्स, ये हमारा नर्व फंक्शन भी बढ़िया कर देता है। जैसे हमारे स्पिंगोलिपिड्स होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं हमारे सेल्स के मिलाइन के लिए। और मिलाइन एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो रैपिड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। उसके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को मिलाइन बोलते हैं। तो ये मिलाइन जितना प्रोटेक्टिव रहेगा, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस ज्यादा तेज ट्रेवल करेंगे। वही बात होगी कि जितनी तार हमारी नई होगी, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जितनी तार के अंदर जॉइंट्स लगे होंगे ना, जोड़ लगे होंगे, जितनी टेप वगैरह रैप करोगे, उतनी जो करंट की आउटपुट होती है वो कम हो जाती है। तो मिलाइन मेक श्योर करते हैं कि सारे सिग्नल जो हैं वो ट्रांसमिट हो बहुत जल्दी। अगर मिलाइन डैमेज होने लगे तो हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो होते जाते हैं। ओल्ड एज में हमारा यही तो मसला होता है, हमारे रिफ्लेक्सेस इसी वजह से तो स्लो होते हैं, क्योंकि हम गुड फैट लेते नहीं है। तो इसको ऐड करना चाहिए हमें। ठीक है जी। चलिए, अब फैट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? या तो एनिमल से ले लो आप, है ना, एनिमल्स वगैरह से तो आपको मिल जाते हैं सैचुरेटेड फैट वगैरह जो आप चाहते हो। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी आ जाता है। प्लांट सोर्सिंग जब आप करते हो तो उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाता है। और अगर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और चाहिए, जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6, तो आपको क्या करना चाहिए, फिश वगैरह को भी ऐड करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। फिश वगैरह को भी ऐड कर सकते हो। एक चीज है जो आपने अवॉइड करनी है, वो है आपकी ट्रांस फैट। ये हमने नहीं कंज्यूम करनी। अब ट्रांस फैट के सोर्सेज सुन लो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, आपके मन पसंदीदा छोले भटूरे जो हलवाई बनाते हैं, उनमें ट्रांस फैट होती है। क्योंकि ट्रांस फैट तब बनती है जब आप एक बार फैट को ना उसके स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर बार बार उसको स्मोक करते हो, फ्लेम करते हो उसको बार बार। तो एक गुड फैट के जो बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो टूट जाता है जब आप उसको एक्सेसिव हीट देते हो। तो शायद आपको याद होगा, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग थे, है ना, पहले के टाइम पे, वो सुबह कुछ और खाते थे, दोपहर को कुछ और खाते थे, शाम को कुछ और खाते थे। स्टोरेज वाला काम नहीं करते थे, है ना। स्टोरेज वाला, जैसे जी कोई ऑयल में कोई चीज बनी है, हमने उसको स्टोर कर लिया, फिर से हमने उसको गर्म करा, फिर से बच गया, स्टोर कर लिया। तो एक बार जितनी बार बार आप उस फैट को स्मोकिंग पॉइंट पे लेके जाओगे ना, उतना उसके लिए, उसके बॉन्ड्स के लिए, उसकी केमिकल फॉर्मेशन के लिए वो खराब होगा, और वो आपकी सेहत के लिए भी खराब होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और रिलेट कर सकता हूँ मैं आपकी लाइफ के साथ। फ्रेंच फ्राइज आप सभी खाते हो ना।
जाते हो जब फ्रेंच फ्राइज खाने, कहते हो भाई पेरी पेरी मसाला डाल दो, थोड़ा स्पाइसी कर दो भैया, थोड़ा स्पाइसी पेरी पेरी मसाला डाल के। थोड़ा तीखा दो करिए चीजें, ना भैया। ठीक है। एक तो पेरी पेरी मसाला में एमएसजी होता है, मोनोसोडियम ग्लूटारेट। एमएसजी वो दूसरा नहीं, समझ रहे हो ना मैं किस एमएसजी की बात कर रहा हूँ? मोनोसोडियम ग्लूटारेट, ठीक है, वो होता है। और दूसरा मोनोसोडियम ग्लूटारेट वैसे ही आपको एसिडिक कर देता है ना, एसिडिटी। दूसरा आपकी ट्रांस फैट, हार्ट अटैक कॉलिंग इन फ्यूचर। ओके, तो यही मसला रहता है इसका। ठीक है, तो हमने ये अवॉइड करना होता है ट्रांस फैट। हाँ, वंस वाइल दैट इज फेयर ना, 15-20 दिन में आपने एक बार छोटा सा पोर्शन उसका खा लिया तो दैट इज ओके ना, रेगुलर बेसिस पे नहीं। एक और चीज बताता हूँ, अगर आपकी टोटल कैलोरीज का ना आपने 80% हिस्सा अच्छे फूड से लिया है ना, 20% अगर आप बुरे फूड से भी लेते हो तो बॉडी पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, वन गुड मील विल नॉट मेक यू लीन एंड वन बैड मील विल नॉट मेक यू फैट। समझ रहे हो? तो ये सारे का सारा सिलेक्शन ऑफ फूड का होता है। अगर थोड़ा सा आपने ऑफ बीट भी कर दिया ना, मान लो 100-200 कैलोरीज इधर उधर भी कर ली ना, किसी और फूड से भी ले लिए, तो भी बॉडी उसको मैनेज कर लेती है। इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होके कोई फायदा नहीं होता, तो आप थोड़ा सा कर सकते हो, बट द थिंग इज टाइमिंग उसकी चीट मील की अच्छी होनी चाहिए। वो टाइमिंग आपकी होनी चाहिए पोस्ट वर्कआउट की, जिस ड्यूरिंग आप उसको कंज्यूम करना चाहते हो, क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिक रेट वैसे ही हाई होता है, बॉडी वैसे ही कार्ब टॉलरेंसी में होती है, ज्यादा ही कार्बोहाइड्रेट्स फ्रेंडली होती है। ये चीजें उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट करती हैं। तो बात सवाल, ठीक है, रोज की हैबिट मत बदला लेना, और कहना है सर ने बताया था पोस्ट वर्कआउट के बाद क्या खा रहे हो, बर्गर, क्यों, सर ने कहा था। सर ने ये वो लाइन बताई थी कि वन बैड मील विल नॉट मेक यू फैट। ठीक है, तो वान सवाइल की बात कर रहा हूं, जो क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रखनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं इस चीज को, है ना, तो आप कर सकते हो। अब फिर आ जाता है हेल्थ इंप्लीकेशंस। हेल्थ इंप्लीकेशंस कैसे आती है? जब आपकी डाइट में फैट नहीं होते, आप किसी भी बंदे को कह दो कि मैम आपने ना डाइट में फैट और ऐड ऑन करना है, वो ऐसे ऑफेंडेड फील हो जाती हैं महिलाएं, सर फैट ही तो कम करना है, फैट ही तो ऐड करने को कह रहे हैं। तो ये होता है, ठीक है, बैलेंस इनटेक हमेशा जरूरी है, क्योंकि जब आप बैलेंस इनटेक रखते हो ना ओमेगा 3 वगैरह की, तो अनसैचुरेटेड फैट की, तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रांस फैट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और एलडीएल आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बैड कोलेस्ट्रॉल या वीएलडीएल, वो ड्रॉप आउट हो जाता है। जब आप एक्सेसिव इनटेक करते हो सैचुरेटेड फैट को और ट्रांस फैट को, तो वो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होती, प्लाक डिपॉजिट करना शुरू हो जाती है। अगर आप इनसफिशिएंट अमाउंट में फैटी एसिड लेते हो, जैसे कि अभी आप अवॉइड कर रहे हो, तो आप में ये कॉमन प्रॉब्लम आएंगी, ड्राई स्किन के, हेयर लॉस के, और ब्रेन फंक्शन जो रहेंगे इतने बेटर नहीं रहेंगे, क्योंकि स्पिनगोलिपिड्स अपना काम नहीं ना करेंगे ब्रेन फंक्शंस के लिए। तो यस, लिपिड्स के बहुत ज्यादा आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आपको देते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। अंडरस्टैंड करो कि आपके लिए डिफरेंट लिपिड्स के क्या रोल रहते हैं, उसके बिहाफ पे आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब कुकिंग करते हैं ना, हमारा इंडियन स्टाइल जो है ना कुकिंग का, वो इतना ज्यादा पथेटिक और इतना ज्यादा बुरा है ना, हम हमेशा चीजों को इतना ज्यादा हाई फ्लेम पे पकाते हैं ना, तो मतलब 25% जो उसका न्यूट्रिएंट्स होता है ना, हम वैसे ही वेपोरेट कर देते हैं उसको, ग्रीन वेजिटेबल्स का, जी। है ना। और तड़का मारते हैं वो अलग से। अब तड़के के लिए एक काम करो, या तो देसी घी का तड़का लगाओ, क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू अदर ऑयल्स विच इज अवेलेबल इन योर मार्केट, है ना। अब कई बंदों को मैंने, पता नहीं एमी कोई बात हुई थी, मैंने कहा भी यार ऑलिव ऑयल डाल लिया करो चीज में, वो बोलता है ऑलिव ऑयल से तड़का लगा लूं। मैं कहा यार तड़का लगाने के लिए ऑलिव ऑयल सबसे बुरी चॉइस रहती है आपकी, क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होता। ऑलिव ऑयल इज गुड फॉर स्प्रिंकलिंग, जैसे कैनोला ऑयल वगैरह हो गया, उसमें आप सिर्फ सौतेइंग कर सकते हो, वो भी लो फ्लेम पे। हमें तसल्ली नहीं होती ना जब तक बर्नर पूरा खोलते नहीं है।
तो स्लो कुकिंग जितनी भी आप धीमी आंच के ऊपर जितनी भी चीज पकाओगे उतना ज्यादा वो हेल्दी होगा। उसमें टाइम जरूर लगेगा बट दैट वुड बी हेल्दी एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, तो लो फ्लेम पे आप कुकिंग कर सकते हो और साथ में उसमें ऑलिव ऑयल पे कर सकते हो। वैसे तो कैनोला ऑयल बेस्ट रहेगा। आप ऑलिव ऑयल वगैरह जब आप स्प्रिंकल कर दो ना, तो दो होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, एक नॉर्मल ऑलिव ऑयल होता है। तो आप स्प्रिंकल कर सकते हो ऑलिव ऑयल, दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है, ऑयल्स वगैरह को अच्छा रखो, ऑलिव ऑयल्स वगैरह को, हेल्दी ऑयल्स को ऐड ऑन करो। तो ये इसके बेनिफिट्स रहते हैं, अगर आप इसको ऐड ऑन करोगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ डाइटरी फाइबर को। जैसे फैट की बात करते हैं ना, कि फैट, बॉडी में फैट होगी जी, बाहर की फैट की क्या जरूरत, हमने बॉडी की फैट काटनी है। एक ऐसा ही क्यूट क्वेश्चन मेरे पास आया था, मेरा एक स्टूडेंट था वैसे, जर्नली उसको वैसी क्यूरियोसिटी होगी कि बड़ी फैट के बारे में आधा टॉपिक पढ़ा था। उसने आधा टॉपिक पढ़ के ना, एक पता नहीं कहाँ से लाइन उठा के क्या उसने एक लिंक बना दिया। कहता सर जब मैं डाइटरी फाइबर ज्यादा ऐड करूंगा तो उससे मेरा मसल फाइबर दिखेगा क्या? है ना? तो वही बात होगी ना सेम, कि बॉडी फैट, डाइटरी फैट, फैट ऐड करोगे तो बॉडी में फैट आ जाएगी। उसने लिंक वहां पे जोड़ दिया, कहता फाइबर ऐड करोगे तो मसल फाइबर ज्यादा दिखेगा। तो यह चीजों का नाम सेम होता है बट काम अलग अलग होते हैं उनके। चलिए, अब ये आपको भी समझाना पड़ेगा कि डाइटरी फाइबर की क्या चीज होती है, क्या अहमियत रहती है आपके लाइफ में ना डाइटरी फाइबर की। हम इनको अवॉइड करते हैं, हमें लगता है कि यार डाइटरी फाइबर तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील्स वगैरह देखोगे ना, सारे के सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, आपको प्रोटीन बेचने में लगे हैं। फलानी ब्रांड का प्रोटीन ले लो, ये ब्रांड का प्रोटीन ले लो। है ना? जब से मैंने ये ब्रांड का प्रोटीन लेना शुरू हुआ मेरे मसल बिल्ड हो गए। पता तो हमें भी है मसल कैसे बिल्ड हो गए। बचपन से तो आप ये प्रोटीन यूज नहीं कर रहे थे, अब जिस ब्रांड ने आपको पैसे दे दिए वो ब्रांड आपकी अच्छी हो गई है ना। तो जितने भी आपके अभी तक के लॉजिक थे, आपको कॉन्सेप्ट थे, आपको अभी तक यही लगता होगा कि भाई दुनिया में लोग जो प्रोटीन नहीं यूज करते वो जी कैसे रहे हैं। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है बट साथ में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की इंपॉर्टेंस है। उसमें इक्वल इंपॉर्टेंस आज मैं आपको बताऊंगा कि डाइटरी फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। फिर आप अपनी डाइट में असेस करके देखना कि यार सच में आप डाइटरी फाइबर को कंज्यूम कर रहे हो उतनी रेशियो में जितना हमारी बॉडी में चाहिए। डाइटरी फाइबर ये कैसे, ये होते कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे होते हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट की तरह नहीं होते। वो तरह क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं होते शुगर में। ये कैलोरीज आपको देते हैं बट एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, वो आपके लिए यूजेज नहीं होती कैलोरीज की। क्यों? जाहिर सी बात है यार, ब्रेक डाउन नहीं होते वो। ये आपके क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को बाईपास कर देते हैं और बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। कहाँ कहाँ से हमें डाइटरी फाइबर मिलता है? फ्रूट से, वेजिटेबल से, होल ग्रेन से, लेग्यूम से, नट से और सीड से। ठीक है जी? तो इन चीजों से हमें मिलता है डाइटरी फाइबर। अब आते हैं डाइटरी फाइबर किन तरह, किस किस तरह के होते हैं। डाइटरी फाइबर क्या होता है? प्राइमरली कंपोज्ड नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स आते हैं उनमें, जैसे सेलुलोज होते हैं या हेमी सेलुलोज होते हैं, पैक्टिन होते हैं। ठीक है, और जो प्लांट से मिलते हैं उनमें ज्यादा लेजिनिन होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे फैट की सब कैटेगरीज होते हैं, डाइटरी फाइबर की भी हमारी दो सब कैटेगरीज होती हैं, एक होती है सॉल्युबल, दूसरी होती है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। पानी में डिजोल्व होके वो क्या करते हैं कि जेल फॉर्म सब्सटेंस बन जाते हैं। यानी कि जब आप इसको फूड के साथ कंज्यूम करते हो ना, तो ये फर्मेंट हो जाते हैं आपके पेट में जाके। फर्मेंट होके आपके फूड पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और बड़े आराम से पेट उसको बड़े आसानी से ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे साइलम हस्क आप कंज्यूम करते हो? यस सर।
साइलम हस्क कंज्यूम करते हो? क्या होता है? पोपी हस्क भी होता है, साइलम हस्क भी होता है। जिसको पोपी हस्क पता है हाथ खड़े करो। हाँ जी, सही है। सर आप आपको एक्सप्लेन कर दें, मुस्कुरा रहे हो पहली आप, दफा। हैं? नहीं, मुझे नहीं पता सर। असल में मेरी पहली क्लास है ये, आपके साथ मैंने अच्छा आज अच्छा पहली अच्छा। क्लास ली है। हाँ, 4 सेशन मैंने ठीक मिस ठीक। कर दिए। ओके ओके। हाँ। तो साइलम हस्क ईसबगोल होता है यार, इंग्लिश में बड़ा वर्ड है ना। अच्छा, जी तो जी जी कैसे जी जी। अट्रैक्ट करा? हाँ, तो डाइटिशियन भी पता। ऐसे करते हैं आपको, ये सो कॉल्ड डाइटिशियन जो होते हैं ना, बड़े बड़े वर्ड लिख के देते हैं, आप भी कंफ्यूज हो। अरे वाह, क्या बात लिख के दी सर ने यार। बहुत अच्छा लगा डाइट के बारे में ये ना, अच्छी डाइट दी, है ना। जैसे मैंने मान लो दाल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सुबह उठ के यू विड हैव अ लेंटल सैलेड, अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, है ना। सो दिस इज द थिंग। तो जब आप उसको इसबगोल को पानी में डालोगे ना, तो वो फर्मेंट हो जाता है, आपने देखा वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो जी जी। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है। हम्म, ठीक है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं सॉल्युबल के? आप ओट्स वगैरह, बार्ले वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, एप्पल्स और ऑरेंजेस को यूज कर सकते हो। तभी कहते हैं ऑरेंज को हमेशा पल्प्स के साथ कंज्यूम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, ऑरेंज जूस बना देते हैं, पल्प एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, एप्पल की स्किन निकाल देते हैं, उसका भी जूस बना देते हैं। तो एक और चीज बताता हूं, जब किसी भी चीज में से फाइबर एक्सट्रैक्ट कर देते हो ना, उस चीज का ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है, और उसका ग्लाइसेमिक हम्म। इंडेक्स भी बढ़ जाता है, यानी वो आपके ब्लड को जल्दी स्पाइक करेगा। सर हमें कितना फाइबर लेना चाहिए? बताते हैं, सब्र करो, अभी बताते हैं यार। सर, फिर आ जाता रहा है नहीं इनसॉल्युबल जाता। डाइटरी फाइबर। ओंकार यार, आप सफर एंजॉय करो, आप जर्नी के एंड तक पहुंचने जाते हो। सफर एंजॉय करा करो हमेशा। बता देता हूँ, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर क्या होता है, जो डिसॉल्व नहीं होता अच्छे से, है ना। ये आपके डायरेक्ट गट को बाईपास करके इंटेस्टाइन में चले जाता है, ये वहां पे जाके काम करता है। तो कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स, नट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, इसमें सारे में इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है। अब मसला ये है कि डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी में काम क्या करता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सबसे पहला, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को ये प्रमोट करता है ना, हमारे डाइटरी हेल्थ को ये प्रमोट करता है। कैसे? बल्क फॉर्मेशन। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर क्या करता है, ऐड बल्क टू योर स्टूल। जब बल्क ऐड होता है आपकी स्टूल में, तो आपके स्टूल को पास होना आसान होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और जिसकी वजह से आपकी क्या रहती है, बाउल मूवमेंट अच्छी रहती है, और जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का डाइजेस्टिव इशू नहीं होता, जैसे कि डाइवर्टिक्लोसिस हो गया। फिर ये डाइटरी फाइबर आपके गट माइक्रोबायोटास के लिए भी बड़ा होता है, बढ़िया होता है जब ये फर्मेंट होता है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और आसानी से सारी चीजें ना, क्योंकि फैट को ब्रेक डाउन करना बॉडी के लिए सबसे आसान होता है, और आपकी गट हेल्थ के लिए भी बढ़िया रहता है ये। और डाइटरी फाइबर क्या करता है, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया कि डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी में जाके फर्मेंट हो जाता है आपके अंदर, है ना। तो इससे क्या रहता है, आप फुल फील करते हो, और आपको बिंज ईटिंग करने की प्रॉब्लम नहीं आती, समस्या। अब जैसे मैं आपको कहूं कि यार आपने 500 कैलोरीज की कोई चीज खानी है ना, 500 कैलोरीज इतनी आ जाएगी, इतनी में 500 कैलोरीज आपको मिल जाएगी, बट आपके भूख के अकॉर्डिंगली वो 500 कैलोरीज काफी छोटी होगी। अगर मैंने आपको कहा कि इस 500 कैलोरीज के साथ आपने 250 ग्राम ग्रीन सैलेड खाना है, तो वहीं आपका पेट फुल कर देगा, आपको सटाइटी रखेगा लंबे टाइम तक, क्योंकि डाइटरी फाइबर आपकी डाइजेशन को स्लो कर देता है। फूड बड़ी आसानी से, बड़े आराम से वो ब्रेक डाउन होता है पूरा टाइम लगा के, जिससे आपकी गट हेल्थ प्रमोट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, स्लो कुकिंग सबसे बेस्ट रहती है, तो स्लो डाइजेशन भी बढ़िया रहती है। और फिर आप अपनी कैलोरीज को भी काउंट कर सकते हो, इससे मेंटेन करके रख सकते हो, इजी हो जाता है आपके लिए। आप कम खा के भी
आपको लगता है कि आप भूखे नहीं हो, क्योंकि ये आपके खाने को वॉल्यूम ऐड कर देता है डाइटरी फाइबर। अब किसी भी ना छोटी चीज के साथ ग्रीन सैलेड खा के देखना, आप बहुत ज्यादा फुल लगोगे उससे। हम्म। और फिर ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखती है। क्यों? क्योंकि डाइटरी फाइबर, जैसे मैंने बताया, कि ये आपके एब्जॉर्प्शन रेट को स्लो कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता, और आपकी बॉडी जो रहती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है। ओ सॉरी, रिस्क रिड्यूस कर देता है, इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है वो। इंसुलिन ज्यादा बढ़िया काम करता है, और आपका जो ब्लड शुगर रहता है वो बढ़ता नहीं है। और इससे आप किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हो, यानी आप खुद की बॉडी का भी आप ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर सकते हो। टाइप 2 डायबिटीज है ना जिसको, तो उसकी डाइट में ऐड करो डाइटरी फाइबर वगैरह। सबसे प्यारी चीज इसकी डाइटरी फाइबर की ये रहती है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ड्रॉप कर देता है। ये बाइंड करता है आपके बाइल एसिड्स के साथ, जिससे क्या होता है, आपका जो, क्योंकि बाइल एसिड्स में आपका क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल वगैरह होता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेन करता है। बट सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, उसके साथ बाइंड होके ना बाइल एसिड्स में से, उसमें से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को रिमूव कर देता है, आपके ब्लड लाइन में से उसको निकाल देता है, जिसकी वजह से एलडीएल फ्लो नहीं करता आपके ब्लड लाइन में, यानी एलडीएल मतलब प्लाक, तो आर्टरीज में वो डिपॉजिट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज ही नहीं होगी। इसके बिना जब आप डाइटरी फाइबर को कंज्यूम करते हो, जैसे मैंने बताया कि इसमें अंदर ना बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है, तो जाहिर सी बात है सेल्स ऑक्सीडाइज स्ट्रेस के अंदर नहीं आते, तो इससे हमें कॉलन कैंसर से छुटकारा मिल जाता है, हमारे गट्स का कोई इश्यू नहीं रहता, कॉलन कैंसर से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, जो फीमेल बचपन से ही ना अच्छे डाइटरी फाइबर को कंज्यूम करती हैं, तो रिसर्च और स्टडीज ये कहती हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर के जितने भी रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और मजे की बात है, फीमेल ही सैलेड नहीं खाती। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है ना, सोलबल डाइटरी फाइबर, ये आपके ब्लड लाइन में घूमता रहता है, ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, टॉक्सिसिटी को बांधता रहता है, हम्म। जिसकी वजह से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये उसको इलिमिनेट कर देता है आपकी बॉडी में से, और आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो डाइटरी फाइबर जो होते हैं, उनमें सॉल्युबल डाइटरी फाइबर इज द बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट फॉर योर बॉडी। समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है, और डाइटरी फाइबर आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर देता है, क्योंकि प्रीबायोटिक इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी में से, तो नरिशमेंट रहती है, बेनिफिशियल फॉर योर गट बैक्टीरिया, डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, आपके इम्यून फंक्शंस बेटर हो जाते हैं, है ना। और तो जितना हर मील में आपका लेनी गट चाहिए? बढ़िया, हाँ जी, हर मील में मतलब लेना चाहिए हाँ, हर एक मतलब मील में सलाद आपको वगैरह? डाइटरी फाइबर कंज्यूम करना चाहिए। हम्म। अब कंज्यूम कितना करना है हमने, ये रही जर्नल गाइडलाइन उनके लिए। 25 ग्राम फीमेल ने और 38 ग्राम मेल ने कंज्यूम करना है। अगर आप बॉडी वेट के हिसाब से जाना चाहते हो तो 0.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से आप ले सकते हो। आपके वजन को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना डाइटरी फाइबर आपको चाहिए होता है हर रोज। तो अगर आप 2000 कैलोरीज को कंज्यूम करते हो ना, तो मतलब हर एक मील में आपको एटलीस्ट 8 ग्राम डाइटरी फाइबर चाहिए, अगर आप 4 मील कंज्यूम करते हो तो। ठीक हो गया जी? ठीक है, तो अगर आप डाइटरी फाइबर रिच फूड ऐड करते हो, साथ में प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करते हो, तो आपको हमेशा डाइजेस्टिव ट्रैक जो रहेगा वो साफ मिलेगा, क्लियर मिलेगा, किसी भी तरह के आपको ब्लॉकेज, ब्लोटनेस या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है। अगर डेफिशिएंसी आ जाए आपको डाइटरी फाइबर के, तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आ सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, रिस्क बढ़ सकते हैं क्रॉनिकल डिसीजेस के साथ, जैसे कि आपका एलडीएल बढ़ता जाएगा, तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा।
तो इसको कंज्यूम करो। बट हाँ, जब आप बहुत सारा डाइटरी फाइबर कंज्यूम करते हो बिना फ्लूइड इनटेक के, तो ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकता है। पर मुझे नहीं लगता कोई बंदा उस हद तक पहुंचता होगा। हमारे लिए जर्नल 25 से 30 ग्राम डाइटरी फाइबर को भी पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। मैंने कई बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई डाइटरी फाइबर के लिए क्या करते हो? कहते जी ककुम्बर खाते हो। मैंने कहा कितना? एक ककुम्बर। मजे की बात बताऊं, एक ककुम्बर में ना आधा ग्राम डाइटरी फाइबर होता है। एक ग्राम भी? है ना? तो मतलब आपको इवेंचुअली क्या करना चाहिए? ग्रीन सैलेड और फ्रूट्स की एक मील रखनी चाहिए। जैसे 11 बजे के आसपास यू कैन हैव ग्रीन, सारे के सारे सीजनल फ्रूट्स। और 4 बजे के आसपास यू कैन हैव अ फुल बॉल ऑफ ग्रीन सैलेड। वो ज्यादा बेटर रहेगा आपका। या आप अपनी मील में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप लंच करते हो, डिनर करते हो, उसमें डाइटरी फाइबर ऐड ऑन कर सकते हो। सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो ओट्स वगैरह यूज कर लिया करो। 10-11 ग्राम डाइटरी फाइबर आपको वैसे वहां से भी मिल जाता है, अगर आप तकरीबन तकरीबन 100 ग्राम रोल्ड ओट्स को यूज करते हो। इंस्टेंट ओट्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स को यूज करते हो। ठीक है मैम, बाय। गुड नाइट। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए, अब आते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। सब कई लोग कहते हैं भाई मिक्स करके फूड नहीं खाना चाहिए, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये थोड़े से मिथ हैं वैसे, है ना? तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमिलेज होता है। एमिलेज क्या करता है? आपके बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर में। और वो एक्शन कब शुरू कर देता है? जब आप फूड को चबा रहे होते हो तो स्लाइवा में हमारे एमिलेज निकल के आता है। यानी स्लाइवा में ही हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन वहीं पे होना शुरू हो जाता है, थोड़ी अमाउंट में। फिर जो बच जाता है फिर वो हमारे पैनक्रियाटिक एमिलेज आता है। जब वो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, वहां पे फिर पैनक्रियाटिक एक्शन शुरू होता है। और फिर सिंपल शुगर में, माल्टोस वगैरह में वो कन्वर्ट हो जाता है ना? फिर आ जाता है हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारी बॉडी में अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो होता है पेप्टाइडेसिस। अलग अलग जगह में ये काम करता है। जैसे कि हमारे स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन शुरू हो जाती है अंदर द एसिडिक कंडीशन, और वो शुरू करता है पेप्सिन। फिर उसके बाद जब वो सेग्रीगेशन हो जाती है, थोड़ी सी इजी हो जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। वहां पे ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन आते हैं, जो प्रोटीन को पेप्टाइड और अमाइनोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर आ जाता है हमारा लाइपेस, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। अब फैट को ब्रेक डाउन करना काफी कठिन टास्क रहता है बॉडी के लिए। 3 एक्शन से जाना पड़ता है फैट को। पहला गैस्ट्रिक लाइपेज आता है, जो आपके स्टमक में होता है। आ, यहाँ से फैट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कम ब्रेक डाउन होता है। फिर उसके बाद पैनक्रियास काम करते हैं अपना, पैनक्रियाटिक लाइपेज आता है फैट को डाइजेस्ट करने में स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर बाइल साल्ट भी काम करते हैं। बाइल साल्ट क्या करते हैं? आपके फैट को इमल्सिफाई कर देते हैं, ताकि वो ज्यादा रेडिली अवेलेबल हो जाए, एसेसिबल हो जाए लाइपेज के लिए, है ना? तो फिर एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? मोनोग्लिसराइड्स, जो बॉडी यूज कर लेती है बहुत आसानी से और हार्मोन प्रोडक्शन के काम में आ जाती है। तो ये 3 हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ये उसका स्क्रीनशॉट है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं। सलाइवा, स्टमक, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए है सारे का। ले लिया? जी। चलिए, फिर आगे फंक्शन देखते हैं जी। क्या क्या फंक्शन रहते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के? न्यूट्रिशन को एफिशिएंसी के साथ एब्जॉर्ब करता है, जाहिर सी बात है। फूड ब्रेक डाउन होगा तो हमारी बॉडी उसको यूज कर पाएगी। बॉडी उसको यूज कर पाएगी तो मेटाबॉलिक हमारी प्रोसेस अच्छी रहेगी। और दूसरा, जब हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम काम करते हैं तो हमारे अंदर किसी भी तरह के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं रहते, या पेट के कोई भी इशू नहीं रहते, जैसे ब्लोटिंग वगैरह होती है, नहीं होती। ये तब होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर इनशफिशियंसी हो जाती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के। एग्जांपल के तौर पे कई बंदे लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लैक्टेस नहीं बनता है ना, जिनकी वजह से वो मिल्क प्रोडक्ट को नहीं डाइजेस्ट कर सकते। क्योंकि मिल्क को लैक्टोस करता है ना सारे का सारा मिल्क प्रोडक्ट को।
तो कभी कभार पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी आ जाती है, या पैनक्रियाज कभी कभी इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बना पाता। कुछ भी रीजन हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ सकती है, या कुछ भी इंटरनल, या कईयों को जर्नल डेफिशिएंसी आ जाती है। जर्नल डेफिशिएंसी कब आती है? या आपको कोई डिसीज हो जाए, डाइजेस्टिव डिसीज, या कई बंदे एज्ड हो जाते हैं तो एजिंग पे जाके ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। ओल्ड एज लोग देखे ना, वो ज्यादा लिम्का कंज्यूम करते रहते हैं, उनको लिम्केरिया हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो पूछते हैं कि लिम्का दे दो यार, या इनो वगैरह, तो बेसिकली उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की। नथिंग टू वरी अबाउट इट, आप उनको डाइटरी सप्लीमेंट दे सकते हो, या आप उनको डाइजेस्टिव एंजाइम रिच फूड दे सकते हो। वो फूड जिनमें पपियन वगैरह और ब्रोमिलिन वगैरह अवेलेबल हो, है ना। ये नोट डाउन कर लो, ब्रोमिलिन और पपियन। तो ये जिन भी फूड में होगा तो वो फूड उनको दे सकते हो, बट ये ज्यादातर हमारे पाइनएप्पल और पपाया में पाया जाता है, तो उनका जो डाइजेस्टिव कंसर्न होगा वो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, ये आज हमारा सारे का सारा टास्क था। अरे वाह, टाइम से पहले ही ख़त्म कर दिया हमने वैसे तो। चलिए, अब इसके ऊपर किसी का डाउट है, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं।